हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी। भाई आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी के चैनल एसपी झा पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति में पार्ट थर्ड। मैंने पार्ट वन पार्ट टू आप लोग को बता दिया था कि जिसमें कि मैंने पूरा ही बेसिक तरीके से आप लोगों को बिंदु से शुरू किए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को बताते आ रहा हूँ। पार्ट टू में कोण के बारे में, कोण के प्रकार के समझे थे। आज हम लोग कुछ कोण बच गए थे उसे भी समझेंगे। और ये आप लोग को पता ही होगा, ये पूरा फुल बेसिक कंसेप्ट इसमें मिलेगा आप लोगों को। हर एक चीज़ का बिल्कुल ही बच्चों की तरह से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो आज हम समझने वाले हैं समपूरक कोण या ऋजु पूरक कोण। हम लोग इससे पीछे कोटि पूरक कोण, पूरक कोण, लंब पूरक कोण, ये सभी के बारे में समझ चुके थे। आज हम समझेंगे समपूरक को, सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। तो समपूरक कोण अगर आपसे पूछे जो क्या होता है तो क्या बताइएगा आप लोग। तो कोणों का ऐसा युग्म जिनकी मापों का योग 180 डिग्री हो। अब पूरक कोण में 90 डिग्री हो। कोणों का ऐसा युग्म जिनकी मापों का योग 90 डिग्री हो। लेकिन अगर आपसे सप्लीमेंट्री एंगल पूछे तो क्या कहिएगा आप लोग। तो कोणों का ऐसा युग्म जिनकी मापों का योग 180 डिग्री हो, उसे हम लोग समपूरक कोण कहते हैं या ऋजु पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो इसका जैसे कि आप लोगों को एग्जांपल में पूछेगा, अगर 50 डिग्री का समपूरक कोण बताइए कितना होगा, तो 130 डिग्री हो जाएगा। 50 डिग्री का समपूरक कोण 130 डिग्री। क्या किए तो 180 में से हम उसको माइनस कर लेंगे। 50 डिग्री का समपूरक कोण पूछेगा तो 180 में से हम माइनस कर लेंगे तो वो मेरा निकल के आ जाएगा। अब 60 डिग्री का समपूरक कोण पूछे तो 120 डिग्री। या आप ये इस प्रकार से भी सोच सकते हैं, जो 60 डिग्री में कितना जोड़े कि ये 120 आ जाए, 120 नहीं 180 आ जाए। फिर 70 डिग्री का समपूरक कोण पूछे तो 180 में से घटा दीजिए, तो 180 में से 70 घटेगा तो 110 डिग्री आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप लोगों से मैं अगर 45 डिग्री का पूरा कोण पूछ लूँ तो 45 डिग्री ही हो जाएगा। 70 डिग्री का पूरा कोण पूछ लूँ तो 20 डिग्री ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो आशा करता हूँ सप्लीमेंट्री एंगल आप लोग समझ गए होंगे और आप लोगों को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब हम लोग समझने वाले आसान कोण के बारे में। तो चलिए आसान कोण को समझते हैं। तो कोणों का ऐसा युग्म जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो, एक भुजा क्या हो उसमें उभयनिष्ठ हो और दोनों कोण एक ही शीर्ष पर बने हो। अगर हम बात करें इस त्रिभुज इस कोण पे, तो इस कोण में ये भुजा हमारा ओ और बी, ओ बी भुजा जो है इसमें क्या है उभयनिष्ठ है। क्योंकि ये कोण बनाने में भी हमको ओ बी का मदद चाहिए और ये कोण बनाने में भी हमें ओ बी की सहायता चाहिए ना, नहीं चाहिए। तो ये ओ बी क्या हुआ, दोनों कोण बनाने में आ रहा है ना, इसका मतलब ये ओ बी क्या हुआ उभयनिष्ठ हुआ ना। तो और ये शीर्ष ओ पर ही दोनों कोण बन रहे हैं ना। तो आप यहाँ पे पढ़िएगा, जब कोणों का ऐसा युग्म मतलब जोड़ा, कोणों का ऐसा युग्म जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो और दोनों कोण एक ही शीर्ष पर बने हो, आसन कोण कहलाते हैं। तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, आसन कोण कहलाएंगे। कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं ना आ रहा है, समझ में आ रहा है ना बिल्कुल अच्छे तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे समझेंगे हम लोग रेखीय युग्म कोण। बहुत सारे आप लोगों को दिक्कत समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब आपसे कोई पूछ दिया जाता है। तो लेकिन आज के बाद आप लोगों को कभी डर नहीं लगेगा इस टॉपिक से। जब आप लोग इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, तो बिल्कुल ही बच्चों की तरह आप लोगों को लगेगा। तो रेखीय युग्म कोण क्या है, तो जब दो संलग्न कोण, संलग्न यानी कि एक दूसरा एक ही रेखा सरल रेखा पे एक साइड इस बगल एक साइड इस बगल हो तो संलग्न वही हुआ। या आसान कोण भी, उसमें भी आसान कोण कह सकते हैं। संलग्न का मतलब भी आसान ही हुआ। जैसे कि एक भुजा उभयनिष्ठ होना चाहिए। इसमें देखिए ना, ये सी ओ सी क्या है इसमें, तो उभयनिष्ठ है। ये कोण में भी और ये कोण में भी। संलग्न कोणों का योग 180 डिग्री हो, जब दो संलग्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे रेखीय युग्म कोण कहते हैं। उसे रेखीय युग्म कोण। अब इस देखिए सरल रेखा पे कभी भी आप लोगों को मैंने इसे पहले भी बताया हूँ, जो किसी भी सरल रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का। तो ये दोनों सरल रेखा है, तो यार इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारे दोनों कोण क्या हो जाएगा, रेखीय युग्म कोण। समझ में आ गया, कोई दिक्कत समस्या। तो जितने भी कोण थे वो हम लोग समझ लिए। अब एक कोण और एक दो कोण और बच गया, एकांतर कोण, सशीर्षाभिमुख कोण। तो जब हम लोग त्रिअक्षेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा सबके बारे में, जब त्रिअक्षेदी रेखा समांतर रेखा को पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम लोग उस पॉइंट को भी समझ लेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग आप रेखाएं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए रेखाएं के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, नहीं होती क्रॉसपोंडिंग लाइन। देखिए प्रतिच्छेदी रेखा का अगर हम बात करें तो वैसी रेखा जो एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। वैसी रेखा जो एक दूसरे को एक ही बिंदु पर, देखिए इस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया ना, तो ये प्रतिच्छेदी, ये दोनों रेखा एल और एम कौन सी रेखा हो गई, प्रतिच्छेदी रेखा। लेकिन अगर ओ का बात करें तो वो जहां प्रतिच्छेद करता है, तो प्रतिच्छेद यानी कि मिलना या काटना, जहां काटता है या मिलता है या प्रतिच्छेद करता है उस जगह को, उस बिंदु को हम लोग प्रतिच्छेदन बिंदु कहते हैं। समझ में आ गया, इस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदन बिंदु। कोई दिक्कत समस्या तकलीफ नहीं ना। तो फिर से समझ लीजिए एक बार, वैसी रेखा जो एक दूसरे को
एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। जैसे कि आप लोग इस प्रकार से और समझ गए होंगे प्रतिच्छेदन बिंदु। अब संगामी रेखा, तो एक ही बिंदु से गुजरने वाली सभी रेखा संगामी रेखा कहलाती है। एक ही बिंदु से, इस बिंदु का नाम अगर मान लेते हैं ओ है, तो इस ओ पॉइंट से ही मेरा ये एफ भी गुजर रहा है, जी भी, एच भी, ए भी, बी भी, सी भी, डी भी और ई भी एक ही पॉइंट से गुजर रहा है ना। तो इस बिंदु को हम, इस रेखा को क्या कौन सी रेखा कहेंगे? संगामी रेखा। तो आशा करता हूं दोस्त आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो आगे के पार्ट में हम लोग लंब रेखा, समांतर रेखा, त्रिअक्षीय रेखा के बारे में समझेंगे और इससे भी आगे की रेखाओं के बारे में समझेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। तो धन्यवाद दोस्त, आज की पार्ट में इतना ही करेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो ज़रूर ही सारे वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।